आतंकियों में अगर नाम सबसे ज़्यादा अगर आपके जहन में किसी का याद आता है तो वो सबसे पहले आई एम श्योर आतंकी होगा हाफिज सईद। क्या आपको पता है कि अब आतंकी हाफिज सईद पर मुकदमा चलेगा? कैसे भारत के नए कानून से उसके ऊपर ये शिकंजा कसेगा, इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मुंबई पुलिस और गृह मंत्रालय ने 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोपी 6 पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ उनकी गैर मौजूदगी में औपचारिक आपराधिक मुकदमा चलाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पहली बार है जब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS 2023 की धारा 356 के तहत ट्रायल इन एब्सेंटिया यानी आरोपी की गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने के प्रावधान का इस्तेमाल किया जा रहा है। BNSS ने 1 जुलाई 2024 से पुराने दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC की जगह ली थी। इस कानूनी कार्रवाई के केंद्र में हाफिज सईद हैं, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उसके राजनीतिक संगठन जमात-उद-दावा का संस्थापक और प्रमुख है। हाफिज सईद के अलावा अभियोजन पक्ष लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन कमांडर जकी उर रहमान लखवी, मुख्य हैंडलर साजिद मीर, कराची कंट्रोल रूम के मैनेजर अबू अल कामा, आसिम उर्फ अबू कहफा और पाकिस्तान सेना के पूर्व अधिकारी मेजर अब्दुल रहमान पाशा के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। ये प्रक्रिया तब औपचारिक रूप से शुरू हुई जब मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम को इस संबंध में आधिकारिक सूचना दी। उन्होंने अभियोजन पक्ष से अनुरोध किया कि नए आपराधिक कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाए ताकि विदेशों में छिपे भगौड़े आरोपी न्यायिक प्रक्रिया को अनिश्चित काल तक बाधित न कर सके। अभियोजन पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश SR नमानंदर ने 6 आरोपियों के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किए और उन्हें 18 अगस्त तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। तय समय सीमा के भीतर उनके पेश नहीं होने के बाद अब अदालत सबूत दर्ज कर सकती है, गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर सकती है और आरोपियों के खिलाफ अंतिम फैसला भी सुना सकती है। भारत में गैर मौजूदगी में मुकदमा कैसे चलता है? दरअसल पहले भारत में नियम यह था कि यदि कोई आरोपी अदालत में मौजूद नहीं तो उसके खिलाफ मुकदमा पूरा करके अंतिम फैसला नहीं सुनाया जा सकता था। यानी अदालत आरोपी की गैर मौजूदगी में उसे दोषी या बरी घोषित नहीं कर सकती थी। हालांकि एक सीमित अपवाद जरूर था। यदि कोई आरोपी फरार हो गया हो और उसके जल्द गिरफ्तार होने की संभावना न हो तो अदालत गवाहों के बयान पहले से रिकॉर्ड कर सकती थी ताकि आरोपी के पकड़े जाने के बाद उन बयानों का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अदालत केवल गवाहों के बयान सुरक्षित रख सकती थी। वह ना तो मुकदमा पूरा कर सकती थी और ना ही आरोपी को दोषी या बरी घोषित कर सकती थी। अंतिम फैसला तभी संभव था जब आरोपी अदालत के सामने पेश हो। यही कानूनी सीमा पार आतंकवाद से जुड़े मामलों में बड़ी बाधा बन जाती थी। विदेशी देशों में छिपे आरोपी वर्षों तक भारतीय अदालतों की पहुंच से बाहर रहते थे और मुकदमा अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाता था। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 की धारा 356 लागू होने के बाद स्थिति बदल गई है। इस प्रावधान के तहत यदि कोई आरोपी जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया से बचता है और भारतीय एजेंसियों की पहुंच से बाहर रहता है तो अदालत उसकी गैर मौजूदगी में भी मुकदमा पूरा कर सकती है, साक्ष्य दर्ज कर सकती है और अंतिम फैसला भी सुना सकती है। सेक्शन 356 में कुछ कड़े कानूनी नियम शामिल किए गए, जैसे कि इंसेम्प्टिया यानी आरोपी की इन एब्सेंट आरोपी की गैर मौजूदगी में ट्रायल शुरू होने से पहले इन नियमों को पूरा करना जरूरी है। अपराध की गंभीरता भी डिसाइड हो गए, यानी कि यह प्रावधान सिर्फ गंभीर आपराधिक मामलों तक सीमित है जिनमें 10 साल या उससे ज्यादा की सजा, उम्र कैद या मौत की सजा का प्रावधान हो। दूसरा, न्यायिक सम्मन का बार बार जवाब न देने पर आरोपी को सबसे पहले BNS के सेक्शन 84 के तहत औपचारिक रूप से घोषित अपराधी यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाना चाहिए। तीसरा है, पीठासीन मजिस्ट्रेट या जज को लगातार 2 गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने होंगे और दोनों वारंट जारी करने के बीच कम से कम 30 दिनों का अनिवार्य अंतर होना चाहिए।
चौथा, कोर्ट की घोषणा को आरोपी के आखिरी ज्ञात पते वाले इलाके या अधिकार क्षेत्र में चलने वाले प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फरार लोगों के लिए गृह मंत्रालय के माध्यम से इंटरपोल सहित अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग चैनलों को नोटिस भेजा जाना चाहिए। वहीं पांचवा है, बीएनएस औपचारिक रूप से आरोप तय होने के बाद 90 दिनों का अनिवार्य कंपल्सरी इंतजार का समय तय करता है। यह अतिरिक्त समय आरोपी को सरेंडर करने या कानूनी पक्ष रखने का आखिरी मौका देता है, इससे पहले कि कोर्ट उनकी गैर मौजूदगी में आगे बढ़े। छठा है कि एक तरफा कार्रवाई के दुरुपयोग को रोकने और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया बनाए रखने के लिए सेक्शन 356 कहता है कि अगर फरार आरोपी वकील नहीं रख पाता है तो कोर्ट को राज्य द्वारा वित्त पोषित डिफेंस काउंसिल यानी कि कानूनी सहायता नियुक्त करना होगा। यह वकील अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करेगा, दस्तावेजी सबूतों की जांच करेगा और आरोपी की ओर से अंतिम बहस करेगा। एक बार जब ये शर्तें पूरी हो जाती हैं तो ट्रायल सामान्य न्यायिक नियमों के तहत आगे बढ़ता है। अगर दोषी ठहराया जाता है तो सजा हमेशा लागू रहेगी। इसका मतलब है कि अगर अपराधी कभी भारतीय अधिकार क्षेत्र में आता है या उसे प्रत्यर्पित यानी कि एक्स्ट्राडिटेड जिसको हम बोलते हैं किया जाता है तो मामले की दोबारा सुनवाई किए बिना उसे तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। सवाल ये है कि जिसका हम जिक्र कर रहे हैं हाफिज सईद, ऑलमोस्ट आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी कौन है समझ लीजिए। हाफिज मोहम्मद सईद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है। उसका नाम 26/11 मुंबई आतंकी हमलों सहित कई आतंकवादी हमलों की साजिश से जुड़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने भी उसे आतंकवादी घोषित किया है और रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत उसकी गिरफ्तारी और दोष सिद्धि में मदद करने वाली जानकारी के लिए 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी कि $10 मिलियन तक के इनाम की घोषणा की गई है। पाकिस्तान में भी हाफिज सईद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है और आतंकवाद के वित्त पोषण यानी कि टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में उसे सजा सुनाई गई है। हालांकि भारत लंबे समय से उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उसके प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है। भारत का आरोप है कि हाफिज सईद 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, जिनमें 166 लोगों की मौत हुई थी। भारत लगातार पाकिस्तान से उसे भारत को सौंपने की मांग करता रहा है ताकि उसके खिलाफ भारतीय अदालतों में मुकदमा चलाकर सजा दिलाई जा सके। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।